रिबॉर्न ऑफ डेमन किंग एपिसोड 11। उसकी चिल्लाहट की आवाज सुनकर जहर के सिर में और भी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। उसका सिर दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ था। तनिष्क के बार बार चिल्लाने के कारण वो भी और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बड़ी समीरा की नजरें कब से उसे पर ही टिकी हुई थी और वह जहर को देखे जा रही थी। हालांकि तनिष्क को चाहे जहर पर गुस्सा करते हुए देख रही थी, लेकिन फिर भी जब वो तनिष्क को जहर इतने करीब देखती है उसे गुस्सा बहुत आ रहा था और वह एक मासूम लड़की का नाटक करते हुए तनिष्क से बोलता है कि तनिष्क, इसे जाने दो। मुझे नहीं लगता कि उसने जानबूझकर मुझे बेइज्जत किया है। और वही इतना ज्यादा शोर सुनकर समर भी बाहर आ चुका था और जब नीचे का नजारा देखता है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कनिष्क के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है कि यह चुड़ैल जहां पर क्या कर रही है। तो कनिष्क को उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वह उसे बोलता है कि चलिए नीचे चलकर देखते हैं कि बात क्या है। वही उसकी बात सुनकर समर भी अपना सिर हाँ में दिला देता है और वह नीचे जाकर देखते हैं तो के चेहरे पर घबराहट देखी जा सकती थी और वही कनिष्क ने अपनी आईब्रो को ऊपर की तरफ कर लिया था। तभी समर कनिष्क को देखा है और फिर तनिष्क को देखते हुए वह बोलता है कि बड़े भाई नाराज मत हो। उसके बाद वो जहर की तरफ देखता है जो कि अभी भी माफी नहीं मांगना चाहती थी और शायद उसकी माफी मांगने का कोई इरादा भी नहीं था, जिसको देखकर समर को अपने सिर में दर्द महसूस होता है। वह ये देखकर हैरान था कि चीज इतनी आसानी से कैसे बदल सकती है। पास्ट में जब भी तनिष्क को गुस्सा आता था तो जहर ही होती थी जो हमेशा माफी मांगती थी, लेकिन अब वो जिद्दी बच्चे की तरह अकड़कर तनिष्क के सामने खड़ी थी और उसकी माफी मांगने का भी कोई इरादा नहीं था, जिसे देखकर वह और भी ज्यादा हैरान था और हॉल का माहौल और भी ज्यादा तनाव वाला हो गया था। वही तनिष्क जितना जहर के इस गुस्से वाले चेहरे को देख रहा था उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वह जहर का गला घोंटकर उसे जान से मार देना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वो सिर्फ घूर घूर कर ही जहर को देख रहा था। जहर बिल्कुल कनिष्क की तरह ही जिद्दी थी और कनिष्क भी जहर की तरह ही हद से ज्यादा जिद्दी था। अगर बात उनकी जिद्दी की आती तो वह किसी से नहीं आते थे। जब भी गणेशका और तनिष्का के बीच कोई झगड़ा होता तो हमेशा कनिष्क के जिद्दी बिहेवियर के कारण तनिष्क को हार माननी पड़ती थी। इसलिए तनिष्क अब साफ देख पा रहा था कि उसके बेटे को के जिद्दीपन की आदत उसकी मां से ही लगी है। जितना ज्यादा इसके बारे में सोच रहा था उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था और वह जहर पर चिल्लाना चाहता था, उसको पनिशमेंट देना चाहता था। लेकिन तभी उसे का ध्यान कनिष्क पर जाता है जो कि उन दोनों के बगल में ही चुपचाप खड़ा होकर उन दोनों को ही देख रहा था, जिसके कारण तनिष्क के चेहरे के भाव अजीब से हो जाते हैं और वो जल्दी से जहर की कलाई को छोड़कर उसे दूर धकेल देता है, जिसके कारण जहर हल्का सा लड़खड़ाती है लेकिन वह गिरी नहीं। और तभी उसके कानों में तनिष्क की गुस्से भरी आवाज पड़ती है जो कि बोल रहा था कि जहर सिंघानिया, अगर मैं तुम्हें दोबारा कभी भी काम चोरी करते हुए देखा या सोते हुए देखा तो मैं तुम्हें अपने हाथों से धक्के मारकर इस राठौड़ मैंशन से बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद वह गुस्से से दूर कर उसे देखा है और वहां से चला जाता है। वही समीर जो कि कब से ये तमाशा देख रही थी, जब वह देखती है कि जहर ने उससे माफी नहीं मांगी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वह अपना आप नहीं खोना चाहती थी। इसलिए वो तनिष्क को वहां से जाते हुए देखकर खुद भी उसके पीछे जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले उसने अपनी तीखी नजरों से जहर को घर कर ऊपर से नीचे तक जरूर देखा था, जैसे कि वह अपने तीखी नजरों से ही जहर को मार देना चाहती हो। वहीं जहर ने उन दोनों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपने कंधे हो जाते हुए वह धीरे चलकर कनिष्क के पास आती है और फिर उसे अपनी धीमी मगर कोमल आवाज में पूछता है कि कनिष्क, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो। जैसे ही कनिष्क उसकी इतनी कोमल आवाज सुनता है तो वह अपनी नजरें ऊपर उठकर उसकी तरफ देखने लगता है, तो उसकी नजरें जहर के बहुत ज्यादा खूबसूरत चेहरे पर जाकर टिक जाते हैं। लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के जहर से अपनी ठंडी आवाज में बोलता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाना चाहता। और जहर को भी उसके इस तरह ठंडा रवैया से कोई फर्क नहीं पड़ता था और फिर वो कनिष्क से प्यार से पूछता है कि ठीक है, मैंने पहले ही कुछ गाजर का हलवा बनाया था और उसे फ्रिज में रख दिया था जो कि अब शायद खाने के लिए भी तैयार हो गया होगा। और फिर वो पीछे मुड़कर किचन की तरफ जाने लगती है। कनिष्क ने उसकी बात सुनकर ना ही तो कोई इनकार किया और ना ही यह बोला कि वो खाना चाहता है, बस अपनी जगह पर जहर के आने का इंतजार करने लगा। कुछ समय के बाद कनिष्क और जहर दोनों ही हाल में बैठे हुए थे और इसी दौरान सामने थोड़ी दूरी पर समीर तनिष्क के साथ बहुत ही प्यार से पेश आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सच में तनिष्क की बीवी हो और वो पूरी दुनिया के सामने जी जताने की कोशिश करना चाहती थी कि वो तनिष्क की होने वाली बीवी है। वही कनिष्क भी अपनी आंखें छोटी करके समीरा को ही देखे जा रहा था जो कि एक मासूम होने का नाटक कर रही थी, जिसे के कारण वो उसे गुस्सा आ रहा था।
वो जहर से बोलता है कि वो लड़की देख रही हो आप जो कि मासूम होने का दिखावा कर रही है वो मेरे दादा की होने वाली बीवी है। वही जहर जो कि उसकी बात सुनती है तो वह हैरानी से उसे देखने लगती है और फिर वो मुंह बनाते हुए बोलती है कि सच में तुम्हारे दादा का टेस्ट बहुत ज्यादा खराब है। तुम देख रहे हो बोलो ना ही तो दिखने में खूबसूरत है ना ही उसका नेचर अच्छा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे बाप का टेस्ट इतना खराब कैसे हो सकता है। कनिष्क भी जहर की इस बात से सहमत था इसलिए वो चुप रहता है क्योंकि वो चीज बहुत अच्छे से जानता था कि समीर बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। तो जहर जो के साथ थी वो कनिष्क को देखते हुए बोलती है कि गणेश का अगर समीर सचमुच मैसेज राठौर बन जाती है तो तुम्हें उसके साथ अच्छे से पेश आने की जरूरत नहीं है। तुम जैसा चाहे पैसा रह सकते हो अगर तुम उसके साथ अच्छा बनने का नाटक करोगी ना तो तुम्हारे पापा कभी भी उसे घटिया औरत के बहकावे में आ सकते हैं और फिर वह कभी भी तुम्हारी भलाई की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा। हालांकि जहर ये सब नहीं करना चाहती थी लेकिन वो किसी न किसी तरीके से कनिष्क को अपने साथ जहां से दूर लेकर जाना चाहती थी। इसलिए वह मां से यही चाहती थी कि जल्द से जल्द तनिष्क समीर से शादी कर ले और उसके बेटे का पीछा तनिष्क से छूटे और वह कभी भी अपने बेटे के साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसलिए वह अपने बेटे को जहां से दूर ले जाने के लिए कोई रास्ता खोज रही थी। वही कनिष्क जब जहर की बात सुनता है तो वह उसकी तरफ देखता है। तभी कनिष्क जहां से कुछ ऐसा पूछता है जिसके कारण जहर हैरान रह जाती है। गणेश जहर से पूछा था कि क्या आप भी मेरे साथ ऐसा करने वाली हो। जहर उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है और फिर उससे पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा करना चाहती हूँ। कनिष्क जो के दिमाग में ये बात चल रही थी कि क्या जहर भी एक दिन उसे छोड़कर चली जाएगी वो उससे पूछना चाहता था लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं पूछता और चुप रहता है। वही जहर ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसके बेटे के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। लेकिन हाँ वो ये जरूर महसूस कर सकते थी कि कनिष्क कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है लेकिन वो अच्छी तरह से जानती थी कि इस अजीब बिहेवियर और अजीब एक्सप्रेशन के साथ भी कनिष्क बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। जहर के लिए यही काफी था और फिर वो किचन में जाती है और वहां पर बनाया हुआ हलवा लेकर वापस आ रही थी कि तभी वो देखती है कि समीरा उसको बुला रहे थे। वहीं जहर उसे को जब खुद को बुलाते हुए देखते हैं तो वह अपनी आईब्रो को ऊपर की तरफ करते हुए समीरा से पूछता है कि तुम मुझे क्यों बुला रही हो। तो समीरा उसे अपने ऑर्डर देने वाली आवाज में बोलती है कि यह नौकरानी जाओ और जाकर मेरे लिए एक पानी का गिलास लेकर आओ। उसने ये जानबूझकर किया था और वह जानबूझकर जहर के साथ एक नौकर वाला बिहेव करना चाहते थे। वही जहर उसकी बात सुनकर अपने होठों को गोल करके और बोलती है और फिर मुस्कुराते हुए हो सके तरफ देखते रहती है लेकिन उसकी मुस्कुराहट उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। उसकी मुस्कुराहट हद से ज्यादा ठंडी और खतरनाक थी और वो समीर से पूछता है कि क्या सच में मिस खुराना मेरे दोबारा लाया हुआ पानी पीना चाहते हैं। क्या मिस खुराना में इतनी हिम्मत है कि वह सचमुच मेरा लाया हुआ पानी पी सकती है। जैसे ही वो उसकी यह बात सुनती है तो वह गुस्से से जहर से बोलती है कि जहर सिंघानिया तुम। हाल के वो अपने गुस्से को छुपाते हुए जल्दी ही अपनी आवाज को धीमी और कोमल कर लेती है और जहर से बोलता है कि मिस सिंघानिया मैं तुम्हें याद दिला दूं कि अब तुम सिर्फ और सिर्फ राठौड़ परिवार की एक नौकरानी हो। अब तुमको खुद को राठौड़ परिवार की मालकिन समझने की जरूरत नहीं है। जहरों से की बात सुनकर त्रिशा मुस्कुराती है और अपना सिर हिलाकर जल्दी से किचन में पानी लेने के लिए चले जाती है। ऐसा नहीं था कि वो समीरा से लड़ नहीं सकती थी लेकिन इस समय वो खुद के लिए एक नई मुसीबत को न्योता नहीं देना चाहती थी और वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी जिसके कारण तनिष्क उसे राठौर परिवार से बाहर निकाल दे क्योंकि उसके बाद वह अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाएगी और अपने बेटे की खातिर वो इस एक महीने में जितना दर्द सहना था सहने के लिए तैयार थी। वही समीरा जब देखती है कि तनिष्का ने उसके काम के बीच टांग नहीं अड़ाई तो वह एक राहत की सांस लेती है क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि 6 साल पहले क्या हुआ था और तनिष्क ने जहर के लिए इनसे सालों में अपने दिल में हद से ज्यादा नफरत पाल ली थी। अब ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि जहर उसके दिल में अपनी जगह बना पाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कितना भी बुरा व्यवहार उसके साथ करे लेकिन फिर भी तनिष्क चुप रहेगा। शायद वो कभी भी उसके काम के बीच तंग नहीं उड़ाएगा। और आज जो हुआ उसने अपनी आंखों से देखा था। वो मूर्ख नहीं थी, वो देख सकती थी कि तनिष्क ने जहर की असली पहचान को कनिष्क के सामने नहीं लाया था। अगर ऐसा होता तो कनिष्क को संभालना हद से ज्यादा मुश्किल होने वाला था। 6 और उसके मन में ये भी चल रहा था कि वो जहर की आंखों के सामने कनिष्क को दर्द पहुंचकर जहर को भी दर्द पहुंचा सकती है और जहर को अपने बेटे के दर्द में तड़पते हुए देखकर उसे अपने दिल में एक अलग सा सुकून मिलेगा। ये सोचकर ही उसके दिल में ठंडक पहुंचती है और वो मूर्ती हुई नजरों के साथ जहर को देखने लगती है जो कि अभी अभी किचन में गई थी।
वही समीरा जब देखती है कि तनिष्का ने उसके काम के बीच टांग नहीं अड़ाई तो वह एक राहत की सांस लेती है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि 6 साल पहले क्या हुआ था और तनिष्क ने जहर के लिए इनसे सालों में अपने दिल में हद से ज्यादा नफरत पाल ली थी। अब ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि जहर उसके दिल में अपनी जगह बना पाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कितना भी बुरा व्यवहार उसके साथ करे, लेकिन फिर भी तनिष्क चुप रहेगा। शायद वो कभी भी उसके काम के बीच तंग नहीं उड़ाएगा। और आज जो हुआ उसने अपनी आंखों से देखा था। वो मूर्ख नहीं थी, वो देख सकती थी कि तनिष्क ने जहर की असली पहचान को कनिष्क के सामने नहीं लाया था। अगर ऐसा होता तो कनिष्क को संभालना हद से ज्यादा मुश्किल होने वाला था। और उसके मन में ये भी चल रहा था कि वो जहर की आंखों के सामने कनिष्क को दर्द पहुंचकर जहर को भी दर्द पहुंचा सकती है, और जहर को अपने बेटे के दर्द में तड़पते हुए देखकर उसे अपने दिल में एक अलग सा सुकून मिलेगा। ये सोचकर ही उसके दिल में ठंडक पहुंचती है और वो मूर्ती हुई नजरों के साथ जहर को देखने लगती है, जो कि अभी अभी किचन में गई थी। समीरा जहर को बार बार परेशान कर रहे थे। वो जहर को अपने लिए किचन से कुछ ना कुछ मंगवा कर परेशान करते हुए उसे गुस्से से घर रही थी। आकर मैं जब जहर एक बार फिर से उसके लिए खाना लेकर आती है तो वह एक बार फिर से जहर से गुस्से में बोलती है कि जहर, क्या तुम्हें जी भी नहीं पता कि एक नौकर होने के साथ तुम्हें कैसे काम करना है? मैं तुमसे केक लाने को कहा था लेकिन तुम स्विस रोल ले आए। क्या तुम नहीं जानती कि मुझे क्या खाना पसंद है? और चीज दूध वाली चाय कितनी ज्यादा मीठी है, और तुम्हें पता है ना मुझे चीनी बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या तुम जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रही हो? और फिर वह उसे गुस्से से घूरती है तो जहर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। तभी से मेरा गुस्से में आकर उसे एक बार फिर से बोलता है कि जहर सिंघानिया, अगर तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती तो तुम्हें राठौड़ फैमिली से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि राठौड़ परिवार में ऐसे घटिया और देव का लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और वो जानबूझकर उसके लिए परेशानी खड़ा करना चाहते थे। वही जहर उसके साथ बहस नहीं करना चाहते थे, लेकिन समीरा के बार बार उसे परेशान करने के कारण वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और उसके सिर में दर्द भी बढ़ चुका था कि जहर उसकी इस बदतमीजी को बर्दाश्त कर सकती थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहर उसकी इस बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इनसे सालों में उसने जो भी था उसे सबको चेंज कर दिया था। अब जहर, जो कि पहले भोली भाली थी, अब वो बिल्कुल एक माफिया क्वीन की तरह लगती थी, जो कि चलती फिरती बॉम्ब थी। अगर जहां पर कनिष्क नहीं होता तो वह बिना किसी झिझक के समीर के साथ लड़ाई करना शुरू कर देती, लेकिन अब वो अगर ऐसा करती तो तनिष्क से उसके बेटे से दूर कर देता, जो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसलिए उसने जैसे ही समीर के घटिया और मेकअप से सने हुए चेहरे को देखा तो उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए, और वही उसकी आंखों को देखकर तो एक पल के लिए समीर भी डर जाती है। इसलिए उसने पास में बैठे हुए तनिष्का के हाथ को कसकर पकड़ लिया और वह एक बार फिर से अपने दर पर काबू पाकर जहर से बोलता है कि जहर सिंघानिया, एक नौकर के रूप में क्या तुमने ऐसे अपने मालिक का सम्मान करती हो? जहर जब उसकी बात सुनती है तो वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोली ही थी कि तभी हाल में एक और आवाज बोलती है, जो हद से ज्यादा ठंडी थी, तो सभी का ध्यान उसी तरफ चला जाता है। यह आवाज किसी और की नहीं, गणेश की थी, जो कि समीर को कब से देख रहा था कि वह कैसे जहर को परेशान कर रही है। वो समीरा से गुस्से में बोलता है कि मिस खुराना, असल में कि जहर सिंघानिया नहीं है जो कि तुम्हें परेशान कर रही है, वो तुम हो जो कि जानबूझकर उनके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हो। वही तनिष्का की अपने बेटे को ध्यान से देख रहा था, जो कि उसे ना देखकर समीर को गुस्से से घर रहा था। समीरा भी हो सके चेहरे को और उषा की ठंडी आवाज को सोनाकर घबराई हुई थी। वो कनिष्का को पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो तनिष्क के सामने कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती थी जिसके कारण तनिष्क उसे पर गुस्सा हो जाए और उसे खुद से दूर करते, क्योंकि अगर उसने कुछ गलत किया तो शायद उसके साथ भी गलत हो सकता है। वो इस बात को अच्छे से जानती थी कि कनिष्क का पालन पोषण तनिष्क ने किया है और वह भी बिल्कुल तनिष्क की तरह ही है। वही कनिष्क, जो कि कब से हो सके घबराए हुए चेहरे को देख रहा था, तो उसके होंठ ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं और फिर से वो अपने साथ आवाज में बोलता है कि और एक नौकर की अपने मालिक का सम्मान करने की बात तो सुनिए मिस खुराना, जहां तक जब हम लोग किसी कुत्ते को मारते हैं तब भी वो अपने मालिक को देखा है और उसका सम्मान करता है। वह मेरी नैनी है। क्या तुम उसे पर चिल्लाकर और उसे पर अपना रौब झाड़कर खुद को स्पेसिफाइड करने की कोशिश कर रही हो? समीरा जब कनिष्का को जय बोलते हुए सुनती है तो वह अपनी धीमी आवाज में उसका नाम पुकारती है, लेकिन फिर आगे वह कुछ बोल ही नहीं पाती और अपने नाम आंखों के साथ वह तनिष्क को देखने लगती है। उसकी आंखों में शिकायत के भाव दिखाई दे रहे थे, लेकिन तनिष्क के बिहेवियर से ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि वो उसकी कोई मदद करेगा, जहां फिर उन लोगों के काम में अपनी टांग और अदाएगा। समीर तनिष्क से शादी करके राठौर परिवार की मालकिन बनना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उसे तनिष्क की सहमति और कनिष्क की भी सहमति और इच्छा दोनों की जरूरत थी। लेकिन वो जी बहुत अच्छे से जानती थी
कि कनिष्क कभी भी तनिष्क को उसके साथ शादी करने के लिए राजी नहीं होगा। अगर एक बार तनिष्क ने कनिष्क की बात पर उसे खुद से दूर कर दिया तो वह क्या करेगी। इसलिए वो तनिष्क को सेड्यूस करके जल्द से जल्द एक बच्चा पैदा करना चाहते थे। इसके अलावा 6 साल पहले जब जहर कनिष्क को छोड़कर गई थी जाफिर, तब से कनिष्क तनिष्क के साथ था और दोनों की सोच भी एक दूसरे से बहुत मिलती थी और हर एक बात पर दोनों की सहमत जरूरी थी। अब जब उसे इसके बारे में पता था कि कनिष्क कभी भी उसकी औरत तनिष्क की शादी के लिए हमें नहीं भरेगा, तो अब कनिष्का को उसे अपने रास्ते से हटना ही था। लेकिन इस समय वह सामने से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन, अपने असली इरादों को किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो अपनी टीम में और नर्म आवाज में कनिष्क से बोलता है कि कनिष्क, मेरी बात का जब मतलब नहीं था, तो कनिष्क का बेदर्दी से उसे पूछता है कि तो आपकी बात का क्या मतलब था। समीर की बात कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी कि उसने जानबूझकर जहर को परेशान किया था। अगर वो ऐसा करती तो तनिष्क को उसे कीजिए चल समझने में देर नहीं लगती और कनिष्क भी उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। इसलिए वो गुस्से से जब ये सुनता है कि उसकी मत बात का जी मतलब नहीं था, तो वह उसे बोलना है कि मिस खुराना, आपकी बात का कोई भी मतलब क्यों ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जिस तरह से जहर सिंघानिया, जो कि मेरी नैनी है, उसे इस तरह से बिहेव कर रही है तो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा होगा कि अगर आप जहां पर आती भी है तो शांति से रहे, बरता जहां पर ना आए। अगर मुझे पता चला कि आज जहां पर आकर भी अपने इस घर के किसी भी नौकर के साथ बदतमीजी की तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, तो मेरे पापा भी आपको मुझे बचा नहीं पाएंगे। उसकी धमकी भरी आवाज सुनकर एक पल के लिए तो समीर के खोपड़ी ही सुन हो जाती है और वो जल्दी से शर्म के बारे में अपना सर झुकाकर अपना फिर हाँ में हिलाते हुए उसे बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। गणेश को उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और बिना कुछ बोले वह जहर की तरफ देखा है जो कि वहीं खड़ी हुई थी और फिर वह उसके पास जाकर अपनी नर्म आवाज में पूछता है कि आप अभी तक आई क्यों नहीं। जैसे ही जहां से सुनते हैं तो वह अपने होठों पर मुस्कान लाकर उसे अपनी आई बैंक कर देते हैं। उसकी आंखों में खुशी की चमक साफ दिखाई दे रही थी। वही कनिष्क आंखों की चमक को एक नजर देखा है और फिर वहां से जाने के लिए मुड़ जाता है जहां उसके चेहरे पर गंभीर बात थे और उड़ने ही उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है जिससे साफ पता चल रहा था कि वो अच्छे मूड में है। वही जहर और कनिष्क को एक दूसरे के साथ इतना बोलता मिलता हुआ देखकर समीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और घर घर के दोनों को देखने लगते हैं। वही तनिष्क की भी नजरों को माँ बेटे पर थी। उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी गहरी सोच में खोया हुआ हो। पूरी रात हो परिवार में शांति फैली हुई थी, जिसके कारण जहर चारों तरफ अपनी आंखें घूमने से खुद को नहीं रोक पाए और उसकी आंखों के सामने तनिष्क समीर के साथ लंबी लंबी हो रहा था और बार बार उसके चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो खुद से ही बोलती है, ये तनिष्क राठौड़ बेशर्म कुत्ता, इसे क्या लगता है केजी मेरी आंखों के सामने इस कुटिया के साथ लव यू दबी होकर मुझे परेशान करेगा। क्या मेरे मरने के लिए अभी भी फीलिंग्स है? बिल्कुल भी नहीं। मेरे दिल में इस इंसान के लिए कोई फीलिंग नहीं है। वो देखती है कि कैसे तनिष्क समीरा के लिए उसकी प्लेट में खाना डाल रहा था, जिसे देखकर समीरा बहुत ज्यादा खुश थी और वो भी जानबूझकर जहर के सामने तनिष्क से चिपक रही थी और उसे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि देखो कैसे तनिष्क प्यार से मेरे साथ लवी डब्बी हो रहा है और मुझसे कितना ज्यादा प्यार करता है। राठौड़ मैंशन डाइनिंग टेबल पर, जहां तनिष्क और समीरा दोनों ही एक दूसरे के पास बैठे हुए थे और समीरा तनिष्क से चिपक कर बैठे हुए उसकी पेट में खाना डाल रही थी और उसे मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी और साथ में वो जहर को भी देख रही थी। लेकिन जहर को उन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मजा आ रहा था। वहीं अपने सामने चल रहे इस लबी डब्बी सीन को देखते हुए कनिष्क के चेहरे के बाद उदास से दिखाई दे रहे हैं और उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थी और उसके बाद वह अपनी कुर्सी को पीछे की तरफ देखता है और खड़े होते हुए बोलता है कि मेरा पेट भर गया है। इसलिए जैसे ही वह बोलता है तो उसने अपने बाप को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था और डाइनिंग एरिया से चला गया। वहीं तनिष्क के कानों में जैसे ही कनिष्क की आवाज पड़ती है तो उसने कनिष्क की तरफ देखा। वही समीरा भी हैरानी से उसे देखने लगती है। हालांकि वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होती है और कनिष्क के पीछे जाने के बारे में सोचती है, लेकिन उसके लिए कनिष्क कोई मायने नहीं रखता था। अगर वो दुखी है तो ये सोचकर वो और भी ज्यादा खुश थी और वो अपने मन में सोचती है कि इस कमीने बच्चे को अपने मन में नाराजगी को दिखाने की हिम्मत कैसे आए। और फिर वो तनिष्क से बोलती है कि तनिष्क बेबी, तुम परेशान मत हो, कनिष्क ने सच में अपना खाना खा लिया होगा और ये लो तुम ये खाओ। वही जहर भी जब कनिष्क को वहां से जाते हुए देखती है तो वह भी उसके पीछे जाने के लिए अपनी जगह से खड़ी होने लगती है
और उसने अपने सामने बैठे हुए बेशर्म जोड़े की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। जैसे ही वो अपनी जगह से खड़ी होती है तो तनिष्क जो कि उसके सामने बैठा हुआ था, उसकी नज़रें ठंडी हो जाती हैं और फिर वो अपनी खातिरनाक आवाज में जहर से बोलता है कि मिस सिंघानिया, क्या मैंने तुमको जहां से जाने के लिए बोला? जैसे ही जहर उसकी बात सुनती है तो उसके होंठ ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं और खतरनाक हंसी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी और फिर वह बिना किसी भाव के तनिष्क को देखती है। यहां तक उसकी आवाज भी शांत थी। वो तनिष्क से बोलती है कि प्रेसिडेंट राठौड़, मुझे नहीं लगता कि मुझे जहां पर रुक कर आपको इस तरह से रोमांस करते हुए देखना चाहिए, और ना ही मेरा कोई हक है यहाँ पर रहने का, क्योंकि मैं कनिष्क की नैनी हूँ, इसलिए मुझे उसके पीछे जाना ही होगा। अब जब कनिष्क यहाँ से चला गया है, क्या मुझे अभी भी तुम दोनों को लबी डब्बी होते हुए देखने के लिए यहाँ पर रुकना चाहिए? यहाँ पर प्रेसिडेंट राठौड़, आपकी उम्र हो गई है कि आपको भी अपनी देखभाल के लिए एक नैनी की जरूरत है। जब तनिष्क उसकी ये बात सुनता है तो उसके चेहरे के भाव कठोर हो जाते हैं और वो कुछ बोल ही नहीं पाता। जैसे जैसे जहर बोल रही थी वैसे वैसे तनिष्क के चेहरे के भाव बिगड़ते जा रहे थे और साथ ही समर जो चुप था और अपना सूप पी रहा था, वो जब जहर की बात सुनता है तो अचानक से उसे खांसी आनी शुरू हो जाती है और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। वही समीरा को समर की हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। लेकिन हद तो तब हो गई थी जब तनिष्क ने अभी तक अपने मुंह से जहर को कुछ भी नहीं बोला था। वही डाइनिंग टेबल पर माहौल अचानक से तनाव और खतरनाक हो गया था। जहर को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि तनिष्का उसके साथ क्या करेगा, इसलिए वो अपनी जगह से खड़ी होती है और बिना तनिष्क पर ध्यान दिए वो कनिष्क के पीछे चली जाती है। वही जहर को खुद को यूं नजरअंदाज करते हुए जाते हुए देखकर तनिष्क के चेहरे के भाव हद से ज्यादा खतरनाक हो गए थे और वह भी अपनी जगह से बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ा होता है और जहर के पास जाने लगता है। लेकिन समीरा, जो कि उसकी हरकत देखकर हैरान हो गई थी, वो जल्दी से खड़ी होती है और तनिष्क का हाथ पकड़कर बोलती है कि तनिष्क, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी तनिष्क उसकी कलाई को पकड़कर खुद से दूर करता है और उसे नजरअंदाज करके जहर के पीछे पीछे जाने लगता है। और जैसे ही समीरा उसकी ये हरकत देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले तनिष्क ने कभी भी उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था। वो गुस्से में दोबारा से उसके पीछे जाने के लिए अपनी कदम बढ़ाती है तो तनिष्क का भाई समर अचानक से उसके सामने आ जाता है और वो समीरा को रोकते हुए बोलता है कि मिस खुराना, मेरे भाई किसी को सबक सीखने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई को ऐसी औरतें पसंद होगी जो कि हर समय उसके पीछे पीछे घूमती फिरती रहती होगी और उनसे चिपकने की कोशिश करती होगी, क्योंकि उन्हें अपनी आज़ादी ज्यादा पसंद है। समर समीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसके मन में जो नफरत जहर के लिए थी उसे उसने बाहर नहीं आने दिया था। और अपनी बात पूरी करने के बाद वो अचानक से समीरा की तरफ देखकर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा देता है, या फिर वो जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। समीरा जब यूं समर को अपना रास्ता रोकते हुए देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे जी बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी और उसके चेहरे से ही देखे जा सकता था कि वो हमसे ज्यादा गुस्से में है। लेकिन समर की बातों को सुनने के बाद वो आगे नहीं बढ़ी, बल्कि अपनी जगह पर ही खड़ी रहती है कि बीच का रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा था और तनिष्क ने समर को पाला पोसा था, और अगर किसी ने भी तनिष्क के सामने जो उसकी पीठ पीछे समर को कुछ बोला, जो उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, तो वह उन लोगों को जान से मार देता था। और रही राठौड़ परिवार के लोगों की बात, तो उसे उन लोगों से भी सख्त नफरत थी जो कि उसके भाई से नफरत करते थे। हालांकि जब वो जून तनिष्क को जहर के पीछे जाते हुए देखते हैं तो उसके मन में हजारों भाव उमड़ने लगता है और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके मन में एक डर सा बैठा हुआ था कि कहीं कनिष्क के कारण एक बार फिर से जहर और तनिष्क शादी न कर ले और एक साथ न आ जाए, इसलिए उसे उन दोनों की शादी करने से पहले ही कुछ करना होगा। वही समर ने अपनी बात बोलने के बाद कुछ नहीं कहा और जाकर डाइनिंग टेबल पर वापस बैठ गया और फिर अपना खाना खाना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसे इस समीरा से कोई मतलब नहीं था। वो ये बात जानता था कि तनिष्क और जहर का एक साथ वापस एक रिश्ते में आना 0% है, फिर भी उसे लगा कि उसे जहर और तनिष्क को एक साथ लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तनिष्क, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी तनिष्क उसकी कलाई को पकड़कर खुद से दूर करता है और उसे नजरअंदाज करके जहर के पीछे पीछे जाने लगता है। और जैसे ही समीरा उसकी ये हरकत देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले तनिष्क ने कभी भी उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था। वो गुस्से में दोबारा से उसके पीछे जाने के लिए अपनी कदम बढ़ाती है तो तनिष्क का भाई समर अचानक से उसके सामने आ जाता है और वो समीरा को रोकते हुए बोलता है कि मिस खुराना, मेरे भाई किसी को सबक सीखने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई को ऐसी औरतें पसंद होगी जो कि हर समय उसके पीछे पीछे घूमती फिरती रहती होगी और उनसे चिपकने की कोशिश करती होगी।
क्योंकि उन्हें अपनी आज़ादी ज़्यादा पसंद है। समर समीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसके मन में जो नफरत जहर के लिए थी उसे उसने बाहर नहीं आने दिया था, और अपनी बात पूरी करने के बाद वो अचानक से समीरा की तरफ देखकर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा देता है। या फिर वो जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। समीरा जब यूं समर को अपना रास्ता रोकते हुए देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे जी बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी और उसके चेहरे से ही देखे जा सकता था कि वो हमसे ज्यादा गुस्से में है। लेकिन समर की बातों को सुनने के बाद वो आगे नहीं बढ़ी, बल्कि अपनी जगह पर ही खड़ी रहती है कि बीच का रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा था और तनिष्क ने समर को पाला पोसा था, और अगर किसी ने भी तनिष्क के सामने जो उसकी पीठ पीछे समर को कुछ बोला, जो उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, तो वह उन लोगों को जान से मार देता था। और रही राठौड़ परिवार के लोगों की बात, तो उसे उन लोगों से भी सख्त नफरत थी जो कि उसके भाई से नफरत करते थे। हालांकि जब वो जून तनिष्क को जहर के पीछे जाते हुए देखते हैं तो उसके मन में हजारों भाव उमड़ने लगता है, और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके मन में एक डर सा बैठा हुआ था कि कहीं कनिष्क के कारण एक बार फिर से जहर और तनिष्क शादी न कर ले और एक साथ ना आ जाए, इसलिए उसे उन दोनों की शादी करने से पहले ही कुछ करना होगा। वही समर ने अपनी बात बोलने के बाद कुछ नहीं कहा और जाकर डाइनिंग टेबल पर वापस बैठ गया और फिर अपना खाना खाना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसे इस समीरा से कोई मतलब नहीं था। वो ये बात जानता था कि तनिष्क और जहर का एक साथ वापस एक रिश्ते में आना 0% है, फिर भी उसे लगा कि उसे जहर और तनिष्क को एक साथ लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जहर अभी कनिष्क के पीछे पीछे जा ही रही थी कि वो उस तक पहुंच पाती कि तभी तनिष्क एकदम से उसके सामने आ जाता है और उसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है। इस समय दोनों ही सीडीओ के कोने में थे, जहां जहर के चेहरे पर तनिष्क को अपने सामने देखकर चीड़ साफ दिखाई दे रही थी, वहीं तनिष्क के चेहरे पर भी गुस्से वाले एक्सप्रेशन थे। तभी जहर तनिष्क से बोलता है कि मिस्टर राठौड़, एक अच्छा आदमी और एक अच्छा कुत्ता कभी भी किसी का रास्ता नहीं रोकता, क्या तुम अब एक तरफ हट सकते हो? वही जब तनिष्क को उसके मुंह से कुत्ता सुनता है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और उसका वहां से हटाने का कोई इरादा नहीं था। वो अपने दांत पीसकर जहर को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ता बोलने की। इसी के साथ जहर को जब उसके नजरें अपने ऊपर महसूस होती है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज्यादा चढ़ने लगती है। पहले तो वो अपनी आंखों के सामने नीचे डाइनिंग टेबल पर जो हुआ उसके कारण गुस्से में थी, क्योंकि यह गंदा आदमी उसे गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझकर जहां पर समीरा को लेकर आया था। हाँ, उसे मेरा एटीएनआईज को एक साथ देकर फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी वह जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था, और उसके बेटे के साथ भी वह अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण उसकी आंखों में शिकायत साफ दिखाई दे रही थी। वहीं जहर के एक्सप्रेशन को देखकर तनिष्क को गुस्सा आता है और बिना किसी हिचकी चाहत के वो उसका हाथ पकड़ता है और जबरदस्ती उसको खींचकर अपने हिसाब से खड़ा कर रहता है, और वह जहर से बोलता है कि जहर, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो जहर अपने दांत पीछे कर बोलता है कि मैंने जो बोला वो सही है, तो मैं एक कुत्ते हो और कुत्ते ही रहोगे। और वो खतरनाक मुस्कान के साथ तनिष्क को देखने लगती है। वही तनिष्क जब एक बार फिर से अपने लिए कुत्ता सुनता है तो उसे की पकड़ उसके हाथ पैर कैसे जाती है, और वो अपने दांत पीस कर बोलता है कि तुम उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत थी जो कि हमेशा उसे उकसाती रहती थी, बाकी किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी। और फिर भी वह शांत रहने की कोशिश करता था कि चलो एक दिन जहर अपनी जहां करते छोड़ देगी, लेकिन जहर अपनी हरकतें छोड़ने के बजाय अपनी उन हरकतों को आगे बढ़ा रही थी और उसके गुस्से को हवा दे रही थी, जिससे के कारण अब उसे जहर पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। क्योंकि जितना वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता उतना ही उसे जहर को देखकर गुस्सा बढ़ता जाता। लेकिन एक बार फिर वो उसके चेहरे को देखते हुए अपने दांत पीस लेता है, लेकिन वो अपने दिल में बेचैनी को रोक नहीं सका। ऐसा लग रहा था मानो वो जहर को पूरी तरह निगल जाना चाहता हो। वो अपनी सोच में इतना खो जाता है कि उसे ये भी पता नहीं चलता कि वह क्या कर रहा है, और वह अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, बेकाबू हो रहा था। हालांकि ऐसा लगता है जैसे कि जहर को उसकी हरकत के बारे में पहले से ही पता था और वह उसे को जवाब देने के लिए तैयार थी। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा तो उससे पहले ही जहर ने उसे अपने से दूर धकेल दिया। तभी वो दांत पीस कर बोलती है, तनिष्क राठौड़, अगर तुम संभोग करना चाहते हो तो प्लीज मेरे सामने न करें। तुम इसके लिए मिस खुराना को ढूंढने जा सकते हो। जिसे सुनकर तनिष्क का चेहरा पीला पड़ जाता है। तभी जहर एक बार फिर से बोलती है कि मुझे विश्वास है कि मिस खुराना एक हफ्सी घोड़े को पाने के लिए बहुत ज्यादा खुश होगी। जो तनिष्क को और भी अधिक कड़वा लगा। वो जहर को देखकर हैरान था, जो औरत उसे अपना परमेश्वर मानती थी।
आज उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसके बारे में सोचकर उसका दिल खट्टा हो जाता है। वो जहर को देख रहा था। हालांकि जहर ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। वो घूमती है और फिर वहां से जाने लगती है। तभी उसके कानों में तनिष्क की आवाज पड़ती है, जो बोल रहा था कि जहर सिंघानिया, किसी ने भी मुझे बार बार उकसाने की हिम्मत नहीं की है और फिर भी मैं बिना किसी नुकसान के जी रहा हूँ। लेकिन तुम मेरे असली चेहरे के बारे में जानते हुए भी मुझे ऐसे उकसाती रहती हो। क्या तुमको मुझसे डर नहीं लगता? जहर और तनिष्क दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। जहां जहां तनीषा को शैतानी तरीके से डर रही थी, वही तनिष्क का भी उसे शैतान खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ घूम रहा था। तभी जहर तनिष्क से बोलता है, तो प्रेसिडेंट राठौड़, मुझे तुमसे पहले ही सॉरी बोलनी पड़ेगी, क्योंकि मैं हमेशा ही तुम्हें नाराज करने के लिए सबसे आगे रहूंगी और वो पहले इंसान भी मैं ही होगी जो कि तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाने में मेरा हाथ होगा। जहर का तनिष्क से और बात करने का कोई इरादा नहीं था। वह तो जल्द से जल्द कनिष्क के पास जाना चाहती थी। वो देख सकती थी कि कनिष्क जब डाइनिंग एरिया से जहां पर आया था, तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो उसकी फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझ सकती थी। और फिर तनिष्क को अपने मन में गाली देते हुए बोलती गई कि ये तनिष्क बदमाश कुत्ता ये भी नहीं जानता था कि उसका बेटा क्या चाहता है। फिर भी उसने गणेश के सामने अपनी उस 2 टके की बदबूदार गर्लफ्रेंड के साथ लब्बी डब्बी होने की कोशिश की। आह तनिष्क राठौड़, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और अब उसे परेशान करने के लिए उसके पीछे आ गया था। वह गुस्से से तो निशा को देखते हैं, वो अपने मन में ही बोलती है कि क्या इस बात के फर्क नहीं पड़ता कि इसका बेटा इसकी हरकतों के बारे में सोच जा रही थी। वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी तनिष्का अपना एक कदम आगे बढ़ाकर उसे पकड़ लेता है और अपने दांत पीसकर बोलता है कि जहर सिंघानिया, ऐसा दिखावा मत करो जैसे कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब प्यार नहीं है। ओह जहर सिंघानिया, ऐसा दिखावा मत करो जैसे तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। आखिरकार तुम 6 साल पहले मिसेज राठौड़ हुआ करती थी। तभी जहर उसे गुस्सा दिलाने के लिए बोलती है कि प्रेसिडेंट राठौड़, तुम्हारा चेहरा वॉश बेसिन से भी बड़ा है। और फिर वो हंसने लगती है और तनिष्क को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोलती है कि तनिष्क राठौड़, मुझे अपनी जिंदगी में जिस बात का सबसे ज्यादा पछतावा है वह तुमसे शादी करना है। वही जहर की बात सुनकर पता नहीं क्यों उसे अपने दिल में दर्द होता हुआ महसूस होता है, क्योंकि जहर ने उसकी दुखती रग पर कदम रख दिया था। तभी जहर फिर से बोलती है कि ओह प्लीज तनिष्क राठौड़, अपने आप को धोखा देना बंद करें, नहीं तो मुझे लगेगा कि तुम अब मुझसे प्यार करने लगे हो और तुम्हें डाइवोर्स पर पछतावा हो रहा है। वही उसकी बात सुनकर तनिष्क हैरान रह जाता है। उसके कानों में जहर की एवज गूंजने लगती है कि तनिष्क राठौड़, अपने आप को धोखा देना बंद करे, नहीं तो मुझे लगेगा कि तुम अब मुझसे प्यार करने लगे हो और तुम्हें डाइवोर्स पर पछतावा हो रहा है। वो तुमसे शादी करना है। वो जहर को गुस्से से घूर कर देखता है, जो कि अब अपनी कड़वी बातों से लोगों के मुंह बंद कर देती थी। वही जहर उसे धक्का देकर खुद से दूर करती है। उसे अचानक से चक्कर आना शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी वो लड़खड़ाते हुए कनिष्क के फ्लो पर पहुंच ही गई थी। वो अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी अपने बेटे के बारे में चिंतित दिखाई दे रही थी। हालांकि चक्कर आने के कारण जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे गिरने ही वाली थी, वो बेहद थकी और थकी हुई लग रही थी। लेकिन फिर भी वो कनिष्क के कमरे के सामने पहुंच गई और कनिष्क का नाम पुकारा, लेकिन डोर ओपन नहीं हुआ। जब कनिष्क ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसने बिना परमिशन का इंतजार किए बिना सीधे उसे धक्का देकर खोल दिया और खुद से ही बड़बड़ाने लगी कि इसमें डरने की क्या बात थी। ज्यादा से ज्यादा उसे अपने बेटे से फिर डांट ही पड़ेगी। जैसे ही जहर कनिष्क के रूम में अपने कदम रखती है तो वह देखी है कि पूरे रूम में शांति साइट हुई थी और वही कनिष्क अपने स्टडी टेबल पर बैठकर अपनी एक बुक पढ़ रहा था। अपने बेटे को इस तरह से देखकर जहर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि पूरी दुनिया में उसका बेटा अकेला हो, जिसे महसूस कर उसे अपने दिल में दर्द महसूस होता है। कनिष्क को देखकर उसने एक आह भरी और कनिष्क की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। बाकी सब बातों की परवाह न करते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गले लगा लिया। वही कनिष्क जहर की इस हरकत के कारण हैरान हो जाता है। उसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जहर में इतनी हिम्मत होगी कि वो बिना उसकी परमिशन के अचानक से आकर उसे गले लगा लेगी। लेकिन फिर जल्दी ही बेहोश में आ जाता है और जहर से अपनी गुस्से भरी आवाज में बोलता है, एक नैनी के तौर पर आपको मुझे इस तरह गले लगाने का कोई हक नहीं है, इसलिए मुझसे दूर हो जाइए और मुझे टच मत कीजिए। वह जहर से छूटने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन उसे के चेहरे से देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जहर को खुद से दूर करना चाहता हूँ। बस वह अपनी जिद में आकर जहर को खुद से दूर करना चाहता था। तभी जहर उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे तुम देखो, जब तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
तो मुझे क्यों पड़ेगा, जब मैं तुम्हें टच करती हूँ तो देखो तो मैं कोई भी एलर्जी नहीं होती। इससे जी प्रूफ होता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और घुल मिल सकते हैं, और मैं तुम्हें टच भी कर सकती हूँ तो मैं प्यार भी कर सकती हूँ। उसके बाद वो मुस्कुराने लग जाती है और गणेश को देखने लगती है। कनिष्क की तरफ देखते हैं, उसकी नजरों में प्यार ही प्यार दिखाई दे रहा था, जैसे कि कनिष्क उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती खजाना हो। वही कनिष्क जहर को खुद से दूर करना चाहता था, लेकिन उसके आलिंगन में जो उसे एहसास हो रहा था उसको महसूस करके उसे अपनी माँ के पास होने का एहसास हो रहा था। वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके जहर से बोलता है कि आप यह मत सोचो कि आप सिर्फ मुझे खुश करके अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। ये बोलते हुए वह गुस्से में लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने जहर को खुद से दूर नहीं किया था। जहर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है और फिर उसकी नाक को पकड़कर खींचते हुए बोलते हैं, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है। उसके शब्द सीधे थे, जो कि कनिष्क को शांत होने पर मजबूर कर रहे था। कनिष्क की छुट्टी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि आज से पहले कभी भी किसी ने उसे इतनी हिम्मत से बात ना की हो। जो लोग उसके यहाँ करीबी थे वो सिर्फ और सिर्फ तनिष्क के करीब आना चाहते थे, और कनिष्क का इस्तेमाल करके वो तनिष्का के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते थे। कनिष्क जहर के चेहरे को देखा है और वह देखना चाहता था क्या सच में जहर उस सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। तभी जहार अपना हाथ आगे बढ़कर उसकी गाल पर रखकर उसके गाल को सहलाते हुए बोलती है कि कनिष्क, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ, और मेरे लिए इससे ज्यादा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जी बोलते हुए उसकी आवाज बहुत ज्यादा कोमल लग रही थी कि तभी कनिष्क को उसके हाथ को पकड़कर खुद से दूर जा सकते हैं। बोलता है कि नहीं, आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। तो जहर भी वापस से अपने हाथ को उसके गाल पर रखते हुए बोलती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ कनिष्क, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। कनिष्क, जो कि बहुत ध्यान से हो सके बात को सुन रहा था और उसे देख रहा था, आखिर में उसे उसकी बात पर विश्वास हो ही जाता है। जैसे ही वो जहर को ध्यान से देख रहा था तभी उसका ध्यान उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पर पड़ता है, जिन्हें देखकर एक पल के लिए तो उसके चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वो जहर को बोलता है कि ठीक है, आप मुझसे मत झूठ बोलना, अभी मुझे आराम करना है, इसलिए आप अपने घर जा सकती हैं। कनिष्क को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि जब तक कनिष्क सो नहीं जाता तब तक जहर वहां से नहीं जा सकती, क्योंकि तनिष्क ने उसे सख्त ऑर्डर दिए हुए थे कि अगर वो जहां से जाती है तो वह उसे जब से निकाल देगा। कनिष्का भी अब जहर के लिए मुसीबत नहीं चाहता था, इसलिए वह अब जहर को जहां से बचना चाहता था तक जहर आराम कर सके। वही जहर के चेहरे पर थकावट साफ दिखाई दे रही थी, और जब वह नीचे हॉल में आराम करने के लिए गई थी तब भी वह कच्ची नींद में ही थी, जिसे को तनिष्क ने आकर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। और उसके बाद तो उसे के सिर में दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया था। वही जहर की हालत देखकर कनिष्क को अपने अंदर ही अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस हो रहा था। वह जहर के लिए खुद को दोषी महसूस कर रहा था और जहर पर उसे तरस भी आ रहा था, जिसे बिना कोई शर्त लगाए हो सके सुरक्षा की और हमेशा उसके साथ खड़ी रही, जहां तक कि वह उसके लिए उसके बाप तक से लड़ गई थी। जहर और कनिष्क दोनों ही एक दूसरे के सामने थे। तभी जय गणेश कचहर से बोलता है, कैसे मेरे सामने मत घूमो और जाओ जल्दी से जहां से मुझे आराम करना है। वहीं जहर उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है। वो देख सकती थी एक कनिष्क पुस्तक के लिए बहुत परेशान हो रहा है और उसे की चिंता हो रही है, जिसे सोचकर ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उसकी नाक की नोक पर चुटकी काटते हुए बोलती है कि धन्यवाद कनिष्क, मैं कल सुबह जल्दी आऊंगी, फिर हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलेंगे। इसी के साथ वो मुस्कुरा देती है और वही कनिष्का उसकी बात तो सुनकर कोई जवाब नहीं देता, बोल के पीछे की तरफ मुड़कर बोलता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम आओ जाना, आओ तुम ना आओ तो यही अच्छा है। तो जहर उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं फिर भी आऊंगी। और उसने कनिष्क के बात को अनसुना कर दिया था और नजरअंदाज कर दिया था। जैसे ही जहर की ये बात कनिष्क के कानों में पड़ती है तो वह अपने होठों को सिकोड़ लेता है, लेकिन उसकी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी, जो कि चार को मन ही मन खुश होने पर मजबूर कर रही थी। वही जहर वहां से खड़ी होती है और कनिष्क से बोलता है, तो अब मुझे जहां से जाना चाहिए और जल्दी से बेड पर जाओ और सो जाना जल्दी से। जैसे ही वह मुझे बोलती है तो उसके दिमाग में एक बात आती है और वो जल्दी से कनिष्क के स्टडी रूम के पास जाती है और कागज पर अपने फोन नंबर को लिख देती है और कनिष्क से बोलता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझे भेज दीजिए, कभी भी कॉल कर सकते हो और मैं तुम्हारी कॉल जल्दी से ही पिक कर लूंगी। कनिष्क उसकी बात सुनकर वो अपनी आंखें छोटी करके जहर से बोलता है कि आपको आधी रात को कॉल कौन करना चाहेगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मैं आपको याद करूंगा, कॉल करो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा परेशान करने वाली औरत हो। जहर कनिष्क की बात सुनकर मुस्कुरा देती है, क्योंकि वो अब अपनी इस बेटे से बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता लग गया था कि उसका बेटा भी उसकी तरह ही बहुत ज्यादा जिद्दी है। वो इस समय सचमुच बहुत ज्यादा थकी हुई थी।
और उसे हल्का सा बुखार भी था और उसे ये भी डर था कि अगर वो जहां पर ज्यादा टाइम तक रही तो वो कनिष्क को भी बीमार कर देगी, इसलिए वो ये जो खबर नहीं उठाना चाहती थी। और फिर बिना एक पल भी रुक जल्दी से वो वहां से जाने के लिए मुड़ जाती है। जैसे ही वो जहां से जाती है तो उसके चले जाने के बाद कनिष्क जल्दी से उसे कोरे कागज के पास जाता है। अपना नंबर लिखा था और उसे नंबर को अपने फोन में डायल करता है और फिर उसे नंबर को कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करने के बारे में सोचता है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस नाम से उसे नंबर को से करे। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर वह जहर के नंबर पर मॉम लिखकर उसे सेव कर लेता है। क्योंकि उसे जहर के पास सिर्फ यही एहसास होता है था कि जहर उसकी माँ है और वो उसका बेटा है। जहर के पास होने के कारण उसे कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होती थी। हालांकि कनिष्क ने जहर को अपनी फीलिंग्स के बारे में कभी भी नहीं बताया था, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं जहर इसके बारे में जानकर घमंडी ना हो जाए। और अभी उसे पर इतना भी ट्रस्ट नहीं था कि वह जहर के साथ अपने दिल की बात साझी कर सके। सोने के बाद वह जल्दी से अपनी स्टडी रूम पर बैठ जाता है और फिर शांति से अपनी स्टडी करना शुरू कर देता है। और वही जहर भी वहां से चली गई थी। जहर अभी वहां से जा ही रही थी कि तभी उसके कानों में समीर की आवाज पड़ती है, जिसकी आवाज बहुत ज्यादा तीखी और बेसुरी थी। वह जहर को रोकते हुए बोलती है कि जहर। वही उसकी आवाज सुनकर जहर अपनी आंखें छोटी कर लेती है, लेकिन वो उसके मुंह नहीं लगा चाहती थी, इसलिए वो शांत ही रहती है। वो जैसे ही वहां से जाने वाली होती है कि तभी एक बार फिर से उसके कानों में समीर की आवाज पड़ती है, जो कि उसे बोल रही थी कि जहर सिंघानिया, क्या तुम मर गई नहीं गई थी, जो अब तुम अचानक से वापस क्यों आए हो। समीरा के बोलने के तरीके से ही पता लगाया जा सकता था कि वह जहर को अपने सामने देखकर कितनी ज्यादा गुस्से में और घबराई हुई थी। और वो अब तक ये बात भी बहुत अच्छे से समझ गई थी कि आखिर कनिष्क, जो कि कभी भी उसे अपने घर में न आने के लिए कहता था, आज वो अचानक से उसे राठौड़ मैंशन में क्यों लेकर आया। और वो उसे अपने होने वाली बीवी और अपनी गर्लफ्रेंड के रिश्ते से नहीं, बल्कि वो उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जहर को गुस्सा दिलाने के लिए ही जहां पर लेकर आया था। उसने पूरे डिनर टाइम के दौरान भले ही तनिष्क अपने ठंडा रवैया के साथ अपनी चेयर पर बैठे हुआ था, लेकिन फिर भी वो साफ देख सकती थी कि किस तरह से तनिष्क की नजरें सिर्फ और सिर्फ जहर के ऊपर ही टिकी हुई थी। आखिर में जब जहर वहां से उठकर कनिष्क के पीछे चलेगी तब कहीं जाकर उसका ध्यान जहर से जाता था और वो जहर को उकसाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा थी और कुछ नहीं। जहर के वापस आने के कारण अब उसे इस बात का भी डर था कि पता नहीं तनिष्क अब उससे शादी करेगा या नहीं, क्योंकि एक बार अगर तनिष्क के दादाजी ठीक हो गए और उन्होंने जहर को जिंदा देखा तो वह बिना किसी हिचकी चाहत के तनिष्क और जहर की दोबारा से शादी कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, वो कनिष्क को एक पूरी फैमिली देने के बारे में सोचेंगे। जहर के सामने आने के कारण अब वो अपनी पोजीशन को खोना नहीं चाहती थी। उसने सोचा था कि वो कनिष्क को अब अपने रास्ते से हटा सकती है और तनिष्क से शादी करके उसे भी बन सकती है। और उसे इतने सालों से विश्वास भी था कि वो सिर्फ और सिर्फ वही है जो कि तनिष्का के साथ शादी कर सकती है। लेकिन अब वो इस बात के लिए श्योर नहीं थी कि तनिष्क उससे शादी करेगा भी या नहीं। जैसे ही वो अपनी आंखों के सामने जहर को देखते हैं, जो कि गुस्से से उसे देख रही थी, एक बार फिर से उसकी आंखें गहरी हो जाती हैं और उसके मन में जो नफरत थी वो उसके चेहरे पर और उसकी आंखों में उसे जहर के लिए साफ दिखाई दे रही थी। जहर और कनिष्क दोनों ही एक दूसरे के सामने थे। तभी जय गणेश कचहर से बोलता है, कैसे मेरे सामने मत घूमो और जाओ जल्दी से जहां से मुझे आराम करना है। वहीं जहर उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है। वो देख सकती थी एक कनिष्क पुस्तक के लिए बहुत परेशान हो रहा है और उसे की चिंता हो रही है, जिसे सोचकर ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उसकी नाक की नोक पर चुटकी काटते हुए बोलती है कि धन्यवाद कनिष्क, मैं कल सुबह जल्दी आऊंगी, फिर हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलेंगे। इसी के साथ वो मुस्कुरा देती है और वही कनिष्का उसकी बात तो सुनकर कोई जवाब नहीं देता, बोल के पीछे की तरफ मुड़कर बोलता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम आओ जाना, आओ तुम ना आओ तो यही अच्छा है। तो जहर उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं फिर भी आऊंगी। और उसने कनिष्क के बात को अनसुना कर दिया था और नजरअंदाज कर दिया था। जैसे ही जहर की ये बात कनिष्क के कानों में पड़ती है तो वह अपने होठों को सिकोड़ लेता है, लेकिन उसकी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी, जो कि चार को मन ही मन खुश होने पर मजबूर कर रही थी। वही जहर वहां से खड़ी होती है और कनिष्क से बोलता है, तो अब मुझे जहां से जाना चाहिए और जल्दी से बेड पर जाओ और सो जाना जल्दी से। जैसे ही वो मुझे बोलती है तो उसके दिमाग में एक बात आती है और वो जल्दी से कनिष्क के स्टडी रूम के पास जाती है और कागज पर अपने फोन नंबर को लिख देती है और कनिष्क से बोलता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझे भेज दीजिए, कभी भी कॉल कर सकते हो और मैं तुम्हारी कॉल जल्दी से ही पिक कर लूंगी।
कनिष्क उसकी बात सुनकर वो अपनी आंखें छोटी करके जहर से बोलता है कि आपको आधी रात को कॉल कौन करना चाहेगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मैं आपको याद करूंगा, कॉल करो क्योंकि आप बहुत ज्यादा परेशान करने वाली औरत हो। जहर कनिष्क की बात सुनकर मुस्कुरा देती है क्योंकि वो अब अपनी इस बेटे से बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता लग गया था कि उसका बेटा भी उसकी तरह ही बहुत ज्यादा जिद्दी है। वो इस समय सचमुच बहुत ज्यादा थकी हुई थी और उसे हल्का सा बुखार भी था और उसे ये भी डर था कि अगर वो जहां पर ज्यादा टाइम तक रही तो वो कनिष्क को भी बीमार कर देगी, इसलिए वो ये जो खबर नहीं उठाना चाहती थी। और फिर बिना एक पल भी रुक जल्दी से वो वहां से जाने के लिए मुड़ जाती है। जैसे ही वो जहां से जाती है तो उसके चले जाने के बाद कनिष्क जल्दी से उसे कोरे कागज के पास जाता है। अपना नंबर लिखा था और उसे नंबर को अपने फोन में डायल करता है और फिर उसे नंबर को कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करने के बारे में सोचता है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस नाम से उसे नंबर को से करे। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर वह जहर के नंबर पर मॉम लिखकर उसे सेव कर लेता है, क्योंकि उसे जहर के पास सिर्फ यही एहसास होता है था कि जहर उसकी माँ है और वो उसका बेटा है। जहर के पास होने के कारण उसे कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होती थी। हालांकि कनिष्क ने जहर को अपनी फीलिंग्स के बारे में कभी भी नहीं बताया था, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं जहर इसके बारे में जानकर घमंडी ना हो जाए। और अभी उसे पर इतना भी ट्रस्ट नहीं था कि वह जहर के साथ अपने दिल की बात साझी कर सके। सोने के बाद वह जल्दी से अपनी स्टडी रूम पर बैठ जाता है और फिर शांति से अपनी स्टडी करना शुरू कर देता है। और वही जहर भी वहां से चली गई थी। जहर अभी वहां से जा ही रही थी कि तभी उसके कानों में समीर की आवाज पड़ती है, जिसकी आवाज बहुत ज्यादा तीखी और बेसुरी थी। वह जहर को रोकते हुए बोलती है कि जहर। वही उसकी आवाज सुनकर जहर अपनी आंखें छोटी कर लेती है, लेकिन वो उसके मुंह नहीं लगा चाहती थी, इसलिए वो शांत ही रहती है। वो जैसे ही वहां से जाने वाली होती है कि तभी एक बार फिर से उसके कानों में समीर की आवाज पड़ती है, जो कि उसे बोल रही थी कि जहर सिंघानिया, क्या तुम मर गई नहीं गई थी, जो अब तुम अचानक से वापस क्यों आए हो। समीरा के बोलने के तरीके से ही पता लगाया जा सकता था कि वह जहर को अपने सामने देखकर कितनी ज्यादा गुस्से में और घबराई हुई थी। और वो अब तक ये बात भी बहुत अच्छे से समझ गई थी कि आखिर कनिष्क, जो कि कभी भी उसे अपने घर में न आने के लिए कहता था, आज वो अचानक से उसे राठौड़ मैंशन में क्यों लेकर आया। और वो उसे अपने होने वाली बीवी और अपनी गर्लफ्रेंड के रिश्ते से नहीं, बल्कि वो उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जहर को गुस्सा दिलाने के लिए ही जहां पर लेकर आया था। उसने पूरे डिनर टाइम के दौरान भले ही तनिष्क अपने ठंडा रवैया के साथ अपनी चेयर पर बैठे हुआ था, लेकिन फिर भी वो साफ देख सकती थी कि किस तरह से तनिष्क की नजरें सिर्फ और सिर्फ जहर के ऊपर ही टिकी हुई थी। आखिर में जब जहर वहां से उठकर कनिष्क के पीछे चलेगी तब कहीं जाकर उसका ध्यान जहर से जाता था और वो जहर को उकसाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा थी और कुछ नहीं। जहर के वापस आने के कारण अब उसे इस बात का भी डर था कि पता नहीं तनिष्क अब उससे शादी करेगा या नहीं, क्योंकि एक बार अगर तनिष्क के दादाजी ठीक हो गए और उन्होंने जहर को जिंदा देखा तो वह बिना किसी हिचकी चाहत के तनिष्क और जहर की दोबारा से शादी कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, वो कनिष्क को एक पूरी फैमिली देने के बारे में सोचेंगे। जहर के सामने आने के कारण अब वो अपनी पोजीशन को खोना नहीं चाहती थी। उसने सोचा था कि वो कनिष्क को अब अपने रास्ते से हटा सकती है और तनिष्क से शादी करके उसे भी बन सकती है। और उसे इतने सालों से विश्वास भी था कि वो सिर्फ और सिर्फ वही है जो कि तनिष्का के साथ शादी कर सकती है। लेकिन अब वो इस बात के लिए श्योर नहीं थी कि तनिष्क उससे शादी करेगा भी या नहीं। जैसे ही वो अपनी आंखों के सामने जहर को देखते हैं, जो कि गुस्से से उसे देख रही थी, एक बार फिर से उसकी आंखें गहरी हो जाती हैं और उसके मन में जो नफरत थी वो उसके चेहरे पर और उसकी आंखों में उसे जहर के लिए साफ दिखाई दे रही थी। जहर और कनिष्क दोनों ही एक दूसरे के सामने थे। तभी जय गणेश कचहर से बोलता है, कैसे मेरे सामने मत घूमो और जाओ जल्दी से जहां से मुझे आराम करना है। वहीं जहर उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है। वो देख सकती थी एक कनिष्क पुस्तक के लिए बहुत परेशान हो रहा है और उसे की चिंता हो रही है, जिसे सोचकर ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उसकी नाक की नोक पर चुटकी काटते हुए बोलती है कि धन्यवाद कनिष्क, मैं कल सुबह जल्दी आऊंगी, फिर हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलेंगे। इसी के साथ वो मुस्कुरा देती है और वही कनिष्का उसकी बात तो सुनकर कोई जवाब नहीं देता, बोल के पीछे की तरफ मुड़कर बोलता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम आओ जाना, आओ तुम ना आओ तो यही अच्छा है। तो जहर उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं फिर भी आऊंगी। और उसने कनिष्क के बात को अनसुना कर दिया था और नजरअंदाज कर दिया था। जैसे ही जहर की ये बात कनिष्क के कानों में पड़ती है तो वह अपने होठों को सिकोड़ लेता है, लेकिन उसकी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी, जो कि चार को मन ही मन खुश होने पर मजबूर कर रही थी।
वही जहर वहां से खड़ी होती है और कनिष्क से बोलता है तो अब मुझे जहां से जाना चाहिए और जल्दी से बेड पर जाओ और सो जाना जल्दी से। जैसे ही वो मुझे बोलती है तो उसके दिमाग में एक बात आती है और वो जल्दी से कनिष्क के स्टडी रूम के पास जाती है और कागज पर अपने फोन नंबर को लिख देती है और कनिष्क से बोलता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो जा तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझे भेज दीजिए, कभी भी कॉल कर सकते हो और मैं तुम्हारी कॉल जल्दी से ही पिक कर लूंगी। कनिष्क उसकी बात सुनकर वो अपनी आंखें छोटी करके जहर से बोलता है कि आपको आधी रात को कॉल कौन करना चाहेगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मैं आपको याद करूंगा, कॉल करो क्योंकि आप बहुत ज्यादा परेशान करने वाली औरत हो। जहर कनिष्क की बात सुनकर मुस्कुरा देती है क्योंकि वो अब अपनी इस बेटे से बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता लग गया था कि उसका बेटा भी उसकी तरह ही बहुत ज्यादा जिद्दी है। वो इस समय सचमुच बहुत ज्यादा थकी हुई थी और उसे हल्का सा बुखार भी था और उसे ये भी डर था कि अगर वो जहां पर ज्यादा टाइम तक रही तो वो कनिष्क को भी बीमार कर देगी, इसलिए वो ये जो खबर नहीं उठाना चाहती थी। और फिर बिना एक पल भी रुक जल्दी से वो वहां से जाने के लिए मुड़ जाती है। जैसे ही वो जहां से जाती है तो उसके चले जाने के बाद कनिष्क जल्दी से उसे कोरे कागज के पास जाता है, अपना नंबर लिखा था और उसे नंबर को अपने फोन में डायल करता है और फिर उसे नंबर को कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करने के बारे में सोचता है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस नाम से उसे नंबर को से करे। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर वह जहर के नंबर पर मॉम लिखकर उसे सेव कर लेता है, क्योंकि उसे जहर के पास सिर्फ यही एहसास होता है था कि जहर उसकी माँ है और वो उसका बेटा है। जहर के पास होने के कारण उसे कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होती थी। हालांकि कनिष्क ने जहर को अपनी फीलिंग्स के बारे में कभी भी नहीं बताया था, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं जहर इसके बारे में जानकर घमंडी ना हो जाए। और अभी उसे पर इतना भी ट्रस्ट नहीं था कि वह जहर के साथ अपने दिल की बात साझी कर सके। सोने के बाद वह जल्दी से अपनी स्टडी रूम पर बैठ जाता है और फिर शांति से अपनी स्टडी करना शुरू कर देता है और वही जहर भी वहां से चली गई थी। जहर अभी वहां से जा ही रही थी कि तभी उसके कानों में समीर की आवाज पड़ती है, जिसकी आवाज बहुत ज्यादा तीखी और बेसुरी थी। वह जहर को रोकते हुए बोलती है कि जहर। वही उसकी आवाज सुनकर जहर अपनी आंखें छोटी कर लेती है, लेकिन वो उसके मुंह नहीं लगा चाहती थी, इसलिए वो शांत ही रहती है। वो जैसे ही वहां से जाने वाली होती है कि तभी एक बार फिर से उसके कानों में समीर की आवाज पड़ती है, जो कि उसे बोल रही थी कि जहर सिंघानिया, क्या तुम मर गई नहीं गई थी, जो अब तुम अचानक से वापस क्यों आए हो। समीरा के बोलने के तरीके से ही पता लगाया जा सकता था कि वह जहर को अपने सामने देखकर कितनी ज्यादा गुस्से में और घबराई हुई थी। और वो अब तक ये बात भी बहुत अच्छे से समझ गई थी कि आखिर कनिष्क, जो कि कभी भी उसे अपने घर में न आने के लिए कहता था, आज वो अचानक से उसे राठौड़ मैंशन में क्यों लेकर आया। और वो उसे अपने होने वाली बीवी और अपनी गर्लफ्रेंड के रिश्ते से नहीं, बल्कि वो उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जहर को गुस्सा दिलाने के लिए ही जहां पर लेकर आया था। उसने पूरे डिनर टाइम के दौरान भले ही तनिष्क अपने ठंडा रवैया के साथ अपनी चेयर पर बैठे हुआ था, लेकिन फिर भी वो साफ देख सकती थी कि किस तरह से तनिष्क की नजरें सिर्फ और सिर्फ जहर के ऊपर ही टिकी हुई थी। आखिर में जब जहर वहां से उठकर कनिष्क के पीछे चलेगी तब कहीं जाकर उसका ध्यान जहर से जाता था और वो जहर को उकसाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा थी और कुछ नहीं। जहर के वापस आने के कारण अब उसे इस बात का भी डर था कि पता नहीं तनिष्क अब उससे शादी करेगा या नहीं, क्योंकि एक बार अगर तनिष्क के दादाजी ठीक हो गए और उन्होंने जहर को जिंदा देखा तो वह बिना किसी हिचकी चाहत के तनिष्क और जहर की दोबारा से शादी कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, वो कनिष्क को एक पूरी फैमिली देने के बारे में सोचेंगे। जहर के सामने आने के कारण अब वो अपनी पोजीशन को खोना नहीं चाहती थी। उसने सोचा था कि वो कनिष्क को अब अपने रास्ते से हटा सकती है और तनिष्क से शादी करके उसे भी बन सकती है, और उसे इतने सालों से विश्वास भी था कि वो सिर्फ और सिर्फ वही है जो कि तनिष्का के साथ शादी कर सकती है। लेकिन अब वो इस बात के लिए श्योर नहीं थी कि तनिष्क उससे शादी करेगा भी या नहीं। जैसे ही वो अपनी आंखों के सामने जहर को देखते हैं, जो कि गुस्से से उसे देख रही थी, एक बार फिर से उसकी आंखें गहरी हो जाती हैं और उसके मन में जो नफरत थी वो उसके चेहरे पर और उसकी आंखों में उसे जहर के लिए साफ दिखाई दे रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।